हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना चैप्टर है द इंटरव्यू। एक्चुअली बच्चों के लिए ये टेढ़ी खीर मानी जाती है ये चैप्टर, क्योंकि है थोड़ा टफ, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और जहां जहां से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वहां वहां की पॉइंट की बातचीत हम करके, और मैं आपको इसके बेसिक जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको मैं लर्न इसमें करवा दूंगा। कुछ मेरी हल्की सी ट्रिक्स रहेंगी जिसको आप आराम से लर्न कर सकते हैं। एक्चुअली द इंटरव्यू है, इसकी दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसके राइटर अलग है, दूसरे वाले जो पार्ट है उसका राइटर अलग है। पहले वाले जो राइटर है उनका नाम है क्रिस्टोफर स्लिवेस्टर। क्रिस्टोफर स्लिवेस्टर, ये उनके राइटर का नाम है। एक्चुअली पहले पार्ट में ये बताया गया है कि बिफोर 130 ईयर्स इंटरव्यू इन्वेंटेड। इंटरव्यू जो कि एक आर्ट है, उसका इन्वेंशन 130 साल पहले हुआ था। एक चीज ये लर्न करनी है। और जब से इसका इन्वेंशन हुआ उसके बाद से ये जो जर्नलिज्म हुआ करता था उसका कॉमन प्लेस बन चुका था। इट मीन्स जिसको इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना जिसको अच्छे से आता है, ये एक अच्छी कला मानी जाती थी, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को भी पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन उसको करना है, और इंटरव्यू देने वाले को पता होता है मुझे कितना आंसर इसका देना है। इंटरव्यू बेसिकली सेलिब्रिटीज का लिया जाता था। तो पहले पार्ट में जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज थे उन सब के जो व्यूज हुआ करते थे, ओपिनियन हुआ करते थे, वो इसमें लिए गए कि कौन कौन से क्या क्या बोलते हैं। एक्चुअली 130 साल भर पहले जब इसका इन्वेंशन हुआ उसके बाद से जैसे एक अपने जो जर्नलिज्म हुआ करते हैं उनका ये कॉमन प्लेस बन गया। इस पहले पार्ट में ये बताया गया है कि इंटरव्यू के जो फंक्शंस होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, जो मेरिट्स होती है, डीमेरिट्स होती है, वो कौन कौन से होते हैं, लाइक कौन किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या इसके मेथड होते हैं, क्या इसके यू कैन से मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। एक्चुअली ये कहा गया कि इंटरव्यू सोर्स इज द ट्रूथ। एक्चुअली इंटरव्यू सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, मतलब इंटरव्यू से आप किसी की भी सच्चाई को निकाल सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस की बातचीत करें तो ये क्या कहलाता है, एक आर्ट कहलाती है। मैंने कहा ना एक आर्ट है इंटरव्यू लेना भी और अपने आप में देना भी। दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ इसको। पहली चीज थी 130 साल भर पहले इसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस बन गया। ये इस पहले पार्ट में ये बताया हुआ है कि इंटरव्यू का फंक्शन क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके मेथड्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, ये सभी चीजें इसमें बताई हुई थी। बाद में बात कही गई कि इंटरव्यू एक सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, मतलब किसी की भी सच्चाई को अगर हम जानना चाहें तो इंटरव्यू के थ्रू पहचान सकते हैं। इंटरव्यू से सेंस है, आप देखते हैं आप अगर कहीं जर्नी भी करते हैं तो कहीं जाते हैं तो जो आपके सामने बैठे हैं वो भी एक इंटरव्यू है, क्योंकि आप उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। कई बार आप पूछते हैं आप कहाँ से, मैं यहाँ से, आप कहाँ से, दीज आर क्वेश्चन आंसर, और जो आप आपस में क्वेश्चन आंसर करते हैं वही एक इंटरव्यू है। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया कि कौन कौन से सेलिब्रिटी का क्या क्या इसमें रोल रहा। तो इसमें 5 से लेकर 6 सेलिब्रिटीज हैं जिनका मैं अलग अलग आपको की पॉइंट दूंगा। ये की पॉइंट आपको जरूर लिखना है। जैसे आप सेलिब्रिटी, या तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनके बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। पहला सेलिब्रिटी है वीएस नेपोल। आप दोबारा बोलेंगे वीएस नेपोल। एक्चुअली वीएस नेपोल जो है वो कहते हैं कि इंटरव्यू एक वाउंड है, घाव कर देता है किसी में। ठीक है, और ये अपने जीवन का, इसको देने के बाद में कुछ लोग अपने जीवन का कुछ पार्ट खो देते हैं। इट मीन्स दे लॉस सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, वो अपने जीवन का कुछ पार्ट खो देते हैं। दोबारा मैं लर्न करवाता हूं। वीएस नेपोल बोलते हैं कि इंटरव्यू एक वाउंडेड प्रोसेस है और इसके थ्रू मेनी लॉस्ट देयर सम पार्ट ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन का कुछ पार्ट खो देते हैं। दूसरे जो हैं लेविस कैरोल कहते हैं कि वो कभी इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, नेवर इंटरेस्टेड। कैरोल जैसे स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल हम कब करते हैं, जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती स्क्रॉल करते रहते हैं। इट मींस स्क्रॉल कर दिया। तो लेविस कैरोल ने कहा कि वो कभी, मतलब नेवर इंटरेस्टेड, वो कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं इस चीज में। दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे, वीएस नेपोल वाउंडेड की पहला कीवर्ड, और दूसरा लॉस्ट सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, मतलब जो इंटरव्यू देते हैं वो अपने जीवन का कुछ पार्ट उसमें खो देते हैं। जो कैरोल लेविस है उन्होंने कहा
कि वो कभी इसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं, नेवर इंटरेस्टेड, ये इसका कीवर्ड है, ये देख के आपको मार्क्स मिलेंगे 200%। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आपके आते हैं उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये इसको मोर क्या समझते थे, मोर कंडेमनेटरी समझते थे। इज इट क्लियर? इसको मोर कंडेमनेटरी समझते थे और इसके जो मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड रखते थे टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स। जो इंटरव्यूअर्स हुआ करते थे उनको क्या रखते थे, बहुत ज्यादा कंडेमनेटरी एटीट्यूड इसमें रखते थे। तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम लेते आप समझ जाएंगे कि इसमें जो वो एटीट्यूड रखते थे वो रखते थे कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स। और जब उनसे कई बार पूछा जाता था कि वो इसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, तो सीधी सीधी बात है वो ये बोल दिया करते थे कि उसको इमोरल मानते हैं। रुडयार्ड किपलिंग इमोरल, और वो ऐसे मानते थे इट्स अ क्राइम, ये क्राइम है। और उसके बाद बोलते थे ये कावर्डली है, ये थोड़ा डरपोक टाइप की चीज है। क्योंकि इंटरव्यू देते समय कई बार हमें ये देखना होता है कि सामने वाला पता नहीं कैसे क्वेश्चन कर ले, क्योंकि जैसे खूब सारे इंटरव्यू जो हैं वो इतने अजीबोगरीब तरह से इंटरव्यू लेते हैं कि सामने वाले का गला सूखने लग जाता है। तीनों को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जो पहले जो सेलिब्रिटी उनका नाम है वीएस नैयपॉल और उन्होंने इसको वार्मली बताया। ओके, तीसरे हैं अपने रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि वो इसके प्रति मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड रखते थे टुवर्ड्स द इंटरव्यूज। और जब उनसे पूछा जाता था कि इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, तो वो ऐसे बोलते थे कि इंटरव्यू इमोरल है, इट्स क्राइम, ये क्राइम है, और ये कावर्डली है। तीनों लर्न हो गए। चौथे की अगर बातचीत करें तो चौथे हुआ करते थे एजी वेल्स। वो ऑडियंस रखते थे बट ही वॉज फ्रिक्वेंटली, यू कैन से फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू, उनका खूब बार इंटरव्यू भी हुआ। पांचवें नंबर पे आते हैं शॉल बेलो। इसको कुछ याद रखेंगे, बिलो, बिलो मीन्स बोलने के नीचे, बिलो मीन्स विंड पाइप। आप बोलेंगे कि वो इसको थंब प्रिंट मानते थे, थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप, थंब इम्प्रिंट ऑन द विंड पाइप। विंड पाइप पे वो अपने इसको क्या मानते थे, थंब इम्प्रेशन मानते थे। ठीक है, जिससे क्या हो जाया करता था कि वो इसको बहुत ही मतलब नेगेटिव मानते थे। वैसे बोलते थे बिलो कि ये एक क्या है, थंब प्रिंट है, और वो भी किसके ऊपर है, विंड पाइप। तो दो इसके कीवर्ड हो गए, थंब प्रिंट और ऑन हिज विंड पाइप, मतलब गले को दबाकर बातचीत पूछी जाती। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज ड्रॉबैक्स, इन सभी ड्रॉबैक्स के बावजूद इंटरव्यू इज द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का बेस्ट मीडियम हो सकता है। ये रहा अपना पहला पार्ट। अब हम जिसमें आते हैं अमृतो इको। एक मुकुंद पद्मनाभम नामक जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अमृतो इको का इंटरव्यू लिया। अमृतो इको अपने आप में क्या हुआ करते थे, एक एसेइस्ट हुआ करते थे, नोवेलिस्ट हुआ करते थे, और सेमेटिक्स पे उन्होंने बहुत सारा वर्क कर रखा था। सेमेटिक्स मीन्स होता है साक्ष्य विज्ञान, बहुत ज्यादा फेमस है। और एक्चुअली वो फेमस हुए थे अपने एक नोवेल से जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। अच्छा, ये जो नेम ऑफ द रोज थी, पहले अमृतो इको के बारे में बातचीत करते हैं। उनका जो डीओबी है, मैं अभी एक हल्की सी ट्रिक से आपको इसको लर्न करवाने की कोशिश करता हूँ। उनका जो डीओबी था वो था 5 जनवरी 1932, जनवरी 1932, और 32 का आधा होता 16। तो जो उनकी डेथ हुई थी वो 2016 में हुई थी। बस डेट जो थी वो थी 19 फरवरी। दोबारा याद करेंगे, 5 जनवरी 1932, 32 का आधा 16, तो 2016 में उनकी डेथ हुई थी 19 फरवरी को। उनका जो जन्म था इटली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बीच में सेमेटिक्स पे काफी सारा वर्क किया। जब ये जो पद्मनाभम है, मुकुंद पद्मनाभम है, उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ी अलग है। आप किड्स के लिए राइट करते हैं, आप बड़ों के लिए राइट करते हैं, आप जो न्यूज आर्टिकल्स हैं उनके लिए राइट किया करते हैं, लेकिन आपका जो स्टाइल है वो एकेडमिक स्टाइल थोड़ा सा अलग है। आपका खुद का नेचुरल उसमें स्टाइल होता है। तो बोलते हैं कि जब मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ तो मैं इसमें नॉन वायलेंस की चीजें ज्यादा लिखता हूँ। जैसे आपने छोटे बच्चों के वीडियोज भी देखे होंगे या छोटे बच्चों की कहानियां देखी होंगी। जैसे हम एक छोटी सी कहानी का एग्जांपल लेते हैं, लायन एंड द माउस। उसमें एक बात कही गई कि एक शेर था, पेड़ के नीचे सो रहा था, एंड माउस केम देयर, जंप ऑन लायंस बॉडी, लायन की बॉडी पे जंप करने लग गया।
लोहे ने उसको पकड़ लिया, नहीं कि उसको किल किया। और जबकि आज तक हमने देखा नहीं कि कोई भी जानवर छोटे जानवर को पकड़ लेगा उसको छोड़ भी देगा, लेकिन उसको पकड़ लेता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी फ्यूचर में हेल्प करूंगा। और देखो संयोग की बातों से छोड़ भी देता है। मीन्स नो खून खराबा, उसको मारने का नहीं, कोई भी हिंसा नहीं करी। कुछ समय बाद में शिकारी आता है, शेर को पकड़ लेता है। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि जिंदा जानवर को कभी पकड़ते, वो भी ऐसे डेंजरस एनिमल को और वाइल्ड एनिमल को, लेकिन वहां पकड़ता है, जाल में बंद कर देता है, ऊपर से छोड़ के भी चला जाता है। चूहा आता है, उसको काट लेता, दोनों खुश। इट मीन्स यहाँ भी शिकारी ने उसको मारा नहीं। हाँ, आजकल अलग मैटर है, 22वीं सदी के बच्चे हैं। आजकल बच्चों को ऐसे कहानियां कम पसंद आती है नैतिक शिक्षा की, उनको पसंद आती है चूहे, वो झूले वाली चुड़ैल, कंगे वाली चुड़ैल, वो पसंद आती है। वही जानी पहचानी चुड़ैल, वो हरे रंग वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, और वही रामू काका जो बस यूं करते रहते, वो वाले। तो वो स्टाइल अलग है। बाकी जितनी भी कहानियां लिखी जाती उनमें कभी खून खराबा होता नहीं। ठीक है, तो जब उन्होंने कहा कि मैं एकेडमिक स्टाइल में थोड़ा सा ज्यादा लिखा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही कि ये जो यूनिवर्स है, इसमें जो स्पेस है, स्पेस किस चीज का, जो अगर इस पूरे ब्रह्मांड में से अगर हम स्पेस को हटा दें तो पूरे ब्रह्मांड को हम एक फिस्ट में क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इट मीन्स जो अपने पास में हम गैप रखते हैं, समय का गैप रखते हैं उसको। जैसे तो उन्होंने जब मुकुंद नहीं समझ पाए तो अम्ब्रेटो इको ने कहा कि जब तुम यहाँ आ रहे थे और जब तुम लिफ्ट में बैठ के तीसरी मंजिल तक आए, उस समय तक मैंने एक आर्टिकल राइट कर दिया। इट मीन्स तुम्हारे आने तक के समय को भी मैंने यूज कर लिया। ठीक है, और इसी को वो बोलते थे, जो गैप ऑफ टाइम हुआ करता था उसको वो इंटरस्टिसिस बोलते थे। इंटरस्टिसिस बोलते थे, समझ पा रहे हैं? मतलब जो गैप ऑफ टाइमिंग है उसको वो इंटरस्टिसिस बोलते थे। ठीक है, वो हमेशा एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ही लिया करते थे, न कि पेन क्लब्स और राइटर्स को ज्वाइन किया करते थे। इट मीन्स उनको उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। उनका एक दोस्त हुआ करता था जो हमेशा एक ही बात बोला करता था कि मुझे भी बड़े बड़े जो हैं आर्टिकल्स राइट करने, बट वो कभी कर नहीं पाए। इन्होंने 21 साल की उम्र में ये सीख लिया था कि कैसे नोवेल राइट किया करते, क्योंकि इन्होंने जब डॉक्टरेट की उपाधि लेने की कोशिश करी थी सेमेटिक्स में, तब इन्होंने जो सिंथेसिस राइट करते हैं उनमें इन्होंने क्या किया, सभी चीजें स्टार्टिंग से लेके अपने ट्राइज एंड फेल्योर्स सभी एक साथ राइट किए, और उसके बाद में जो सफलता मिली उसको राइट किया। जबकि मोस्ट लोग क्या करते हैं, पहले हाइपोथेसिस करते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं, अपने ट्राइज फेल्योर्स को नहीं लिखते हैं, वो केवल लास्ट में जो उनका रिजल्ट आता है उनको राइट करते हैं। तो जब लास्ट निष्कर्ष को राइट करेंगे, वो इसको राइट कर सकते हैं केवल 2 से 3 ही लाइनों में राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइज एंड फेल्योर्स बहुत ज्यादा है और उन्होंने बिना कोई छुपाए उसको सब चीज को लिखा है, तो वो एक बहुत ही गजब की चीज होगी। जैसे अभी रिसेंट आपने मूवी देखी 12th फेल। अगर जो मिस्टर मनोज शर्मा है, मनोज जी सर हैं, उन्होंने अगर अपने लास्ट फाइनल अटेम्प्ट को ही अगर अपने उसमें नॉवेल में राइट किया होता तो मूवी नहीं बन पाती, एक टेलीफिल्म बन जाती, छोटी सी मूवी बन पाती, और आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहता कि कैसे वो फेल हुए थे और बाद में उन फेल्योर से सीख के कैसे डेवलप उन्होंने अपने स्किल को किया और कैसे वो पास हो गए। इट मीन्स जब हम अपने फेल्योर और ट्राइज को लिखते हैं तब जाके इसमें सफल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो उनकी जो सबसे ज्यादा इसमें जो पार्ट लिया गया उसका नाम था नेम ऑफ द रोज। इसी की वजह से वो फेमस हो गए, सेलिब्रिटी बन गए। उनका इंटरव्यू हुआ था, जब उनसे इंटरव्यू से पूछा गया कि आप सबसे अलग स्टाइल में लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक मासेस पे लिखता हूँ, मतलब जो नेचुरल चीजें होती उन्हीं पे लिखता हूँ। ठीक है, और उनके बाद में ये कहा गया कि जो आपकी नेम ऑफ द रोज है, जिसकी एक्चुअली 10 मिलियन से लेके 15 मिलियन तक की जो कॉपीज थी वो बिकी थी, लेकिन जब ये पूछा गया कि आपकी जो नॉवेल है वो किस पे डेल करती है, तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली डिटेक्टिव नॉवेल है, सीरियस डिटेक्टिव नॉवेल थी। आप गौर से सुनेंगे, नेम ऑफ द रोज उनकी एक नॉवेल थी जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे, और वो एक डिटेक्टिव नॉवेल हुआ करती थी, लेकिन ये ड्वेल्स करती थी डीप इनटू वेरी इंपॉर्टेंट 3 कीवर्ड्स। मेटाफिजिक्स फर्स्ट, ये किससे डील करती थी, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री। दोबारा सुनेंगे, पहला था मेटाफिजिक्स, दूसरा था थियोलॉजी और तीसरा था यू कैन से मेडिवल हिस्ट्री। तो क्या मेडिवल हिस्ट्री में पहले से कोई बुक नहीं लिखी गई? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़े लेवल पे ऑडियंस चाहिए थी। जैसे अगर आपकी एक फिक्स कोई क्राइटेरिया है तो आपकी ऑडियंस कम होगी। उन्होंने कहा कि मेरी जो थी ऑडियंस, मुझे
एक अच्छी ऑडियंस चाहिए थी, क्योंकि कुछ लोग टफ एरियाज को भी पसंद करते हैं। जैसे अगर आपने कोई टॉपिक बनाया है, जैसे अगर मैं बातचीत करूं क्लोजेस की, तो क्लोजेस अपने 12th क्लास में डील करता है, वो भी आरबीएसई बट सीबीएसई में नहीं करता। इट मीन्स मेरे इस वीडियो को केवल राजस्थान की ऑडियंस, आई मीन टू से जो आरबीएसई की है वही देखेगी। लेकिन अगर मैं द टाइगर किंग के बारे में बताने की कोशिश करूं, द इंटरव्यू के बारे में जो बता रहा हूँ, सीबीएसई के लिए भी लागू होगा, तो मेरी ऑडियंस पूरी इंडिया के लोग हो गए। अब मेरे इसको ज्यादा ऑडियंस बनेंगे। जैसे एक कॉमेडियन है मिस्टर बीन, आपने देखा होगा, वो एक वर्ड नहीं बोलते, लेकिन बस वो केवल एक्ट करते हैं, तो उनके पूरा वर्ड हो सकता है। जैसे चार्ली चैपलिन, वो जो एक रिंग में घुसा मार के हो जाता, वो वाला, तो उसके ऑडियंस सभी हो सकते हैं, बिकॉज उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर जैसे मान लो कि कपिल शर्मा है, तो उनको केवल जो हिंदी भाषी लोग हैं वही समझ पाएंगे, या जिनको हिंदी नहीं आती उनको नहीं समझ पाएंगे, तो इनकी ऑडियंस भी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मेरी ऑडियंस थोड़ी बड़े लेवल पे है, ठीक है, और इनकी जो थी ये नॉवेल बहुत ज्यादा बिकी। तो इसकी जब सफलता की बातचीत पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि एक मिस्ट्री थी, अगर मैं इसको बिफोर 10 ईयर राइट करता या आफ्टर 10 ईयर राइट करता, तो मुझे नहीं पता इसके जो रिजल्ट्स हैं क्या वो सेम होते, लेकिन 100% इसके जो रिजल्ट्स थे वो सेम नहीं होते। लेकिन टाइमिंग का एक वो था कि एग्जैक्ट टाइमिंग पे ये शॉट खेला गया, एग्जैक्ट टाइमिंग पे इसको राइट किया गया। सो इसकी अमेरिका जैसे देश में लगभग 20 से 30 लाख जो कॉपीज थी वो भी बिकी। इसी के साथ में अपना ये इंटरव्यू नाम का जो चैप्टर था फिनिश होता है। उम्मीद है आपको छोटे लगभग सभी जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए होंगे। थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन कोशिश करें इसको एक बार या 2 बार देखने की, क्योंकि लगभग 17-18 मिनट का ये वीडियो है और इसी में मैंने आपको इसको लर्न करवाने की कोशिश करी। अगर आपको लर्न हुआ हो, अगर किसी और डिफिकल्ट चैप्टर की आप समरी चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपका स्नेह जो प्रेम है ऐसे बनाए रखें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और इसको वायरल करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स।